हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे गीत हैं कि जिनमें हारमोनियम को बहुत ही ख़ास तरीक़े से प्रेजेंट किया गया है। और वैसे भी कहा जाता है कि हारमोनियम एक ऐसा साज है जो गुलकारों को गुलकारी में मदद देता है, उन्हें सुर पे टिके रहने में काफ़ी जो है उनका साथ देता है। और इस तरह से हमारे देश में जो गायकी की दुनिया है, इसमें हारमोनियम को एक बड़ा ही आला, बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बहुत ही इंपॉर्टेंट साज को हमारे देश में बैन कर दिया गया था? जी हाँ, आज मैं आपको इसी विषय में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूं कि जब इतने इंपॉर्टेंट साज को कि जिसका हमारी फिल्म संगीत जगत से एक बड़ा ही ख़ास नाता है और हमारी इंडस्ट्री के तकरीबन सभी मौसीकारों ने इस साज का इस्तेमाल किया है और भरपूर तरीके से किया है, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह हुई कि इस साज को हमारे देश में बैन कर दिया गया? आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ गीतों की झलकियां पेश की, लेकिन महज यही चंद गीत नहीं है जिन पे हारमोनियम का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि यूं समझ लीजिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दौर से ही हमेशा हारमोनियम को एक बहुत ही ख़ास स्थान हासिल रहा है। बहुत सारे गानों में, सैकड़ों गानों में हारमोनियम का बहुत ही विशेष ढंग से इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या हुआ कि जब हारमोनियम को हमारे देश में बैन कर दिया गया? जी हाँ, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हारमोनियम, ये जो साज है, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में नहीं हुई थी, बल्कि इसे इन्वेंट किया गया था फ्रांस में। और 1840 में फ्रांस के एक म्यूजिशियन थे मिस्टर अलेक्जेंडर डिबेन, जिन्होंने हारमोनियम की शुरुआत की थी। रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ इसमें तरह तरह की मॉडिफिकेशन होती रही, तरह तरह की इसमें डेवलपमेंट लाई जाने लगी। और सन 1875 में हमारे भारतवर्ष में जिसने हारमोनियम को इंट्रोड्यूस किया, ये थे कलकत्ता शहर के एक म्यूजिशियन श्री द्वारकानाथ घोष जी। द्वारकानाथ घोष जी ने हारमोनियम को एक बदले हुए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और फिर ये जो है एक रिवाज में आ गया, और कुछ इस तरह से रिवाज में आ गया कि हारमोनियम के बिना संगीत को अधूरा समझा जाने लगा। गुलकारी में तो इसका जो इस्तेमाल था वो इतना ज़रूरी हो गया कि आपने शायद ही किसी गुलकार को देखा होगा कि अपने किसी लाइव प्रोग्राम के दौरान वो बिना हारमोनियम के नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ा सपोर्ट ये साथ साबित हुआ। लेकिन 1941 में जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो के वेस्ट विंग के चीफ थे मिस्टर जॉन फोल्ड्स, उनको लगा कि ये जो साज है, ये साज हिंदुस्तानी संगीत के साथ कंपैटिबल नहीं है, लिहाजा इसे बैन कर देना चाहिए। और उन्होंने 1941 में इस साज को बैन कर दिया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में उन्होंने इस बात का बहुत ही विस्तार में तस्करा किया और ये कहा कि चूंकि ये साज हिंदुस्तान में इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत से चूंकि ये पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं है, लिहाजा इसे हिंदुस्तान में बैन कर दिया जाए। मज़े की बात यह हुई कि उनके इस आर्टिकल का एक असर हुआ, और ये बात जब आगे पहुंची तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी लगा कि शायद ये जो जॉन फोल्ड साहब कह रहे हैं ये बात सही है, और हमारे देश में हारमोनियम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने पहला कदम उठाया, जो वो ये कि अपने आश्रम में हारमोनियम का इस्तेमाल बंद कर दिया। ये वो दौर था कि जब गांधी जी की वो स्वदेशी जो मूवमेंट थी उसका बहुत ही ज़्यादा चर्चा था, और हर चीज़ जो है वो स्वदेशी के रूप में लोग उसको सेवन कर रहे थे। इसका शिकार बेचारा हारमोनियम भी हो गया, यानी कि वो तो स्वदेशी नहीं था। स्वदेशी इसलिए नहीं था कि इसका आविष्कार जो हुआ था ये तो फ्रांस में हुआ था, और वहाँ से चलते 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 ये हिंदुस्तान तक पहुँचा था। और 1875 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कलकत्ता के म्यूजिशियन श्री द्वारकानाथ घोष ने इसको और ज़्यादा डेवलप करके हमारी हिंदुस्तानी संगीतकारों के बीच में इंट्रोड्यूस किया। जब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी और बेचारे हारमोनियम इनकी जद में आ गए थे, इस पे बैन लगा दिया गया था, तो ये साल था 1941 का। मज़े की बात ये हुई कि नेहरू जी को भी लगा कि शायद ये जो बात पेश की गई है उस आर्टिकल में वो सही है, तो हमारे यहाँ बैन हो गया। लेकिन इस बैन का कुछ ख़ास असर नहीं दिखा, क्योंकि
संगीतकारों को एक ऐसी आदत पड़ गई थी, गुलकारों को एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो हारमोनियम से हट के कुछ सोच नहीं पाते थे। लिहाजा उस बैंड के बावजूद भी हारमोनियम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलता रहा। ऑफिशियली तो ये बैन था, लेकिन अनऑफिशियली इसके इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई, बल्कि दिन ब दिन इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि 1971 में 30 सालों के बैन के बाद इस बैन को हटा लिया गया। ये तो हुई उस पर बैन लगने की बात और बैन हटाने की बात, लेकिन इन तमाम चीज़ों से परे हट के हम हारमोनियम एक ऐसा साज है जिसकी अहमियत से इनकार कर ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर फिल्मों में बेहतरीन गाने ऐसे हैं जिसमें हारमोनियम का इस्तेमाल किया गया है। आज भी हारमोनियम अपने अगले सफ़र की तरफ रवां दवा है। तरह तरह के इसमें अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, तरह तरह के इसमें मॉडिफिकेशन की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हारमोनियम है, हारमोनियम इसका जो नाम दिया गया था, पहले इसका जो पहला नाम था, जबकि मिस्टर अलेक्जेंडर दिबेन ने इसकी शुरुआत की थी, तो उस वक्त इसका नाम था रीड ऑर्गन, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें वो रीड्स होते हैं ना, उस मुनासबत से हारमोनियम का नाम था रीड ऑर्गन। वक्त के साथ साथ इसका नाम बदल के हारमोनियम हो गया। फिर उसके बाद जब इसकी गाड़ी आगे चली तो फिर इसका नाम बदला, और जब हिंदुस्तान में यह आया तो उस वक्त सुर मंडल की मुनासबत से इसका नाम रखा गया सुर दर्पण। लेकिन सुर दर्पण के बाद फिर और भी कुछ इसमें प्रोग्रेसिव कुछ चेंजेस किए गए और फिर इसका जो नाम पड़ा वो था सुर मनोहर। लेकिन ये भी मज़े की बात है कि ये सुर दर्पण या सुर मनोहर, इस नाम से शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वाकिफ़ होंगे कि हारमोनियम का नाम ये भी है, क्योंकि शुरू से अब तक हम यही जानते हैं कि इस बाजे का नाम हारमोनियम है और हारमोनियम के नाम से ही ये प्रचलित है, लोगों में पॉपुलर है, संगीतकारों की जान है, गुलकारों की शान है। तो ये थी हारमोनियम की वो छोटी सी कहानी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री, गीतकारों, मौसीकारों, गुलकारों के साथ जुड़ी हुई है। उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, नमस्कार।